हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हम लोग सेमेस्टर 1 की जो एजुकेशन है उस बुक की जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो कवर कर रहे हैं और ये जो आपकी एजुकेशन की बुक है इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा। इसके हम अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं रिसेंटली। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैंने ये पूरी ही बुक आपको पढ़ा दी है, तो अगर आपने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करी है तो फर्स्ट आप अपनी जो सारे ही चैप्टर्स हैं उन्हें कवर कीजिए, फिर एंड देन आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए पूरी पॉसिबिलिटी है और मैं वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं चेकआउट किए हैं तो आप जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो को भी आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था, क्या आपको लगता है कि धर्म शिक्षा को प्रभावित करता है, कैसे? यानी हमें बताना है कि जो धर्म है वो शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म जो है वो शिक्षा को प्रभावित करता ही है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि वो किस तरह से प्रभावित करता है। तो चलिए इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो में आप लिख सकते हैं, धर्म समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो लोगों की जीवन, उनकी दृष्टि और उनके विचारों को प्रभावित करता है। शिक्षा भी समाज के विकास और व्यक्तियों के सशक्तिकरण का एक प्रमुख साधन है। जब हम धर्म और शिक्षा के आपसी संबंधों की बात करते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि धर्म शिक्षा को प्रभावित करता है, यदि हाँ तो यह प्रभाव किस प्रकार है। धर्म का शिक्षा पर प्रभाव कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। यानी अगर हम धर्म के शिक्षा पर प्रभाव कहें तो कई दृष्टिकोणों से ये देखा जा सकता है। यह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में जो धर्म है उसको किस तरह से लिया जाता है, यानी उसको किस वे में देखा जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका जो प्रभाव है। पहले हम देखेंगे शिक्षा में धर्म का ऐतिहासिक प्रभाव, यानी शिक्षा में धर्म का ऐतिहासिक क्या प्रभाव था। तो अगर हम प्राचीन समय में शिक्षा और धर्म के संबंधों की बात करें तो प्राचीन टाइम में जो शिक्षा थी वो धर्म की ही थी, यानी धर्म ही शिक्षा था। क्योंकि प्राचीन टाइम में जो धर्म था वो क्योंकि प्राचीन टाइम में धार्मिक ग्रंथों का ही अध्ययन कराया जाता था, धार्मिक सिद्धांतों को ही बताया जाता था शिक्षा में। भारत में गुरुकुलों में वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन ही कराया जाता था और यूरोप में भी चर्च में बाइबल वगैरह पढ़ाई जाती थी। अगर मध्यकालीन शिक्षा की बात करें तो मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र जो थे वो धार्मिक संस्थाएं ही थी और इस काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो सिर्फ धार्मिक शिक्षा को देना होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धर्म का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव, यानी जो धर्म है उसका आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला आप लिख सकते हैं धर्म निरपेक्षता, शिक्षा और धर्म। यानी धर्म निरपेक्षता और शिक्षा जो है वो किस तरह से, देखिए आधुनिक समय में जो शिक्षा है उसका स्वरूप जो है वो बदल चुका है और जो अब की शिक्षा है उसका उद्देश्य धार्मिक ना होकर वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हो चुका है। यानी अब धर्म के बारे में ना पढ़ाकर वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पढ़ाया जाता है और जो हमारी शिक्षा है उसको धर्मनिरपेक्ष रखा गया है, यानी उसमें किसी भी धर्म के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्कूल और कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा को ही पढ़ाया जाता है, मतलब शिक्षा और धर्म दोनों को ही एक साथ पढ़ाया जाता है। यानी जो हमारा धर्म है उसको भी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धार्मिक मूल्यों और शिक्षा। यानी जो हमारे धार्मिक मूल्य हैं और शिक्षा है, धर्म के आधार पर समाज में कई मूल्य स्थापित हो जाते हैं जो शिक्षा पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि धार्मिक समाजों में नैतिक शिक्षा और मूल्यों का समावेशन होता है जो छात्रों की चरित्र निर्माण में सहायता करते हैं। यानी जो धार्मिक चीज़ें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा को इफेक्ट करते हुए दिखती हैं, क्योंकि वो जो हैं वो छात्रों का जो चरित्र है उसको निर्माण करने में मदद करती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे।
आगे आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक भेदभाव और शिक्षा। किस तरह से धार्मिक भेदभाव और शिक्षा, क्योंकि देखिए धर्म के अंतर्गत नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, और जब हम धर्म के आधार पर शिक्षा के भेदभाव को देखते हैं तो कुछ जगह पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव देखा जा सकता है और शिक्षा के अवसर सीमित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम शिक्षा के अवसरों को सीमित देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे शिक्षा का धार्मिक सहिष्णुता। अब शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता किस तरह से, चलिए इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता का विकास। यानी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में धार्मिक सहिष्णुता का विकास भी करना है। जब शिक्षा के माध्यम से विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी दी जाती है तो धार्मिक सहिष्णुता बढ़ जाती है। यानी सभी लोग जो हैं वो सभी धर्मों का पालन कर, सभी धर्मों की इज्जत करने लगते हैं, जिसकी वजह से धार्मिक सहिष्णुता बढ़ जाती है, वो भी शिक्षा के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों की इज्जत करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है, जाहिल है, तो वो सही बस अपने ही धर्म को अच्छा बताएगा और धर्मों की सबकी बुराई करेगा, सबकी बेइज्जती करेगा, जो कि गलत बात है। जो कि शिक्षा इस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समावेशी शिक्षा प्रणाली, जिसमें सभी धर्मों और समुदायों को समान अवसर मिलते हैं, धार्मिक सद्भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। यह प्रणाली धर्म के आधार पर भेदभावों को समाप्त करता है और सभी धर्मों के लिए शिक्षा को समान अवसर प्रदान करता है। यानी इसके अंतर्गत सभी धर्मों को समान रखा जाता है और सभी व्यक्तियों को समान अवसर देने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर्म और महिलाओं की शिक्षा। यानी अब हम धर्म और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं धार्मिक समानता और महिलाओं की शिक्षा। इसमें हम कह सकते हैं जो सामाजिक महिलाएं होती हैं उनकी शिक्षा को अधिक समानता का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ ऐसे समाज होते हैं जहाँ पर महिलाओं की जो शिक्षा होती है उसको रोक दिया जाता है, उनकी शिक्षा को नहीं बढ़ाया जाता, तो हम ऐसी स्थिति देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे धर्म और लैंगिक समानताएं। यानी देखिए अभी हमने देखा कि कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो महिलाओं की शिक्षा को रोक लेते हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी धर्म हैं जो लैंगिक असमानताओं को नहीं मानते, यानी समानता यानी जो लैंगिक भेदभाव होते हैं उनको नहीं मानते हैं और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिख धर्म की, तो सिख धर्म में पुरुष और महिलाओं की जो एजुकेशन है दोनों को बराबर माना जाता है और दोनों को समान अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर्म और शिक्षा का भविष्य। यानी धर्म और शिक्षा का क्या भविष्य होगा। तो धर्म और आधुनिक शिक्षा का समन्वय, यानी धर्म और जो आधुनिक शिक्षा का है उसका समन्वय हो सकता है। क्योंकि देखिए आज जो है वो धर्म जो है वो शिक्षा पर ही डिपेंड है। अगर धर्म और शिक्षा का समन्वय होकर चले तो बहुत अच्छी स्थिति में हम अपनी शिक्षा और धर्म को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक शिक्षा। यानी हमें धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए और जो धार्मिक शिक्षा है उसके बीच में संतुलन बनाकर चलना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं वो धार्मिक और सामाजिक दोनों के बीच में संतुलन बनाकर अपनी जो स्टडी है और अपना जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत कर पाएं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं धर्म और शिक्षा का संबंध जटिल है। यह संबंध समाज में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। धर्म का शिक्षा पर प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि धर्म और शिक्षा को समाज में किस प्रकार से समझा और अपनाया जाता है। एक समावेशी और समन्वयपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर शिक्षा और धर्म को एक दूसरे का पूरक बनाया जा सकता है, जिससे न केवल धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों का विकास होगा बल्कि एक समृद्ध और विकसित समाज का निर्माण भी होगा। यानी अगर हम सही चीज़ों को लेकर चलें, नैतिकता और सहिष्णुता को लेकर चलें, तो एक अच्छे और समृद्ध जो विकास है और जो समाज है उसका निर्माण हो जाएगा। आई होप आपको ये निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय समाज में प्रचलित वर्ग व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। कक्षा और शिक्षा एक दूसरे से कैसे संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन में हमें वर्ग व्यवस्था के बारे में बताना है जो कि हमारे समाज में प्रचलित है, और कक्षा और शिक्षा किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है, यानी क्लास और जो हमारी एजुकेशन है वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है, ये हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे जो हमारी वर्ग व्यवस्था है, यानी जो हमारे समाज में वर्ग व्यवस्था है, पहले हम उसको देखेंगे। वर्ग व्यवस्था के इंट्रो में आप लिख सकते हैं भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है। यह व्यवस्था समाज में विभिन्न हितों को एक निश्चित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे के आधार पर विभाजित करती है। यानी जो वर्ग व्यवस्था है वो पूरे ही समाज को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विभाजित करने का कार्य करती है। और वर्ग व्यवस्था को हम कई वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला जो आधार होता है वो होता है हमारा आर्थिक आधार पर वर्गीकरण।
वर्गीकरण। आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। आर्थिक आधार पे आप पहला लिख सकते हैं इसमें, भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था को सबसे प्रमुख आधार आर्थिक स्थिति है, यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर हम वर्गों का विभाजन देख सकते हैं, जैसे कि अमीर वर्ग, मध्य वर्ग और गरीब वर्ग। इन वर्गों में पूरा ही समाज विभाजित होता है। नेक्स्ट होता है हमारा जातीय आधारित वर्गीकरण, यानी जो हमारी जाति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। अब देखिए, जाति के आधार पर भी कई रूपों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जो कि हमारी व्यवसाय सामाजिक स्थिति को दिखाने का कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत देखिए जिसके अंतर्गत सभी जातियों को अलग अलग स्थिति में रखा जाता है, और ये अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप लिख सकते हैं शहरी और ग्रामीण विभाजन, यानी देखिए अगर हम शहरी और ग्रामीण विभाजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण वर्गों में विभाजन देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसर अधिक होते हैं, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें कम होते हैं और आर्थिक रूप से ये अधिक सशक्त होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ये आर्थिक रूप से असशक्त होते हैं, यानी ये कमजोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा का आधार, यानी शिक्षा के आधार पर भी हम वर्गीकृत देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो उच्च शिक्षा हासिल कर लेता है उसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है, और जिसकी शिक्षा निम्न होती है उसे निम्न श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे कक्षा और शिक्षा का आपसी संबंध, यानी जो क्लास है और जो हमारी एजुकेशन है उनका क्या संबंध है। तो देखिए जो कक्षा होती है यानी क्लास होती है वो शिक्षा से एक गहरा संबंध रखती है। शिक्षा समाज में वर्ग विभाजन को प्रभावित करती है और वर्ग स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो हमारी शिक्षा है वो वर्ग विभाजन करती है, और जो वर्ग है वो किसी भी स्थिति को दिखाने का कार्य करता है। जो हमारी क्लास है वो किसी भी स्थिति को दिखाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम शिक्षा और आर्थिक उन्नति की बात करें तो देखिए जो शिक्षा है वो आर्थिक उन्नति का कारण है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपने रोजगारों में वृद्धि कर सकता है और आर्थिक रूप से उच्च होकर अपना जो वर्ग है उसको बदलकर उच्च वर्ग में जा सकता है, यानी अपनी क्लास को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आप हम देखेंगे वर्ग के आधार पर शिक्षा का अवसर, और देखिए जो हमारा वर्ग है उसके आधार पर भी शिक्षा का अवसर मिलता है, क्योंकि देखिए जो उच्च वर्ग वाले लोग होते हैं वो अच्छी शिक्षा हासिल कर लेते हैं पैसे देकर, लेकिन देखिए जो निम्न वर्ग वाले लोग होते हैं उनके पास इतनी अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती, वो अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो शिक्षा में लगा सकें। इस वजह से उनकी जो शिक्षा होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता। देखिए जो शिक्षा है वो हमारी सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ाने का कार्य करता है। जब निम्न वर्ग वाले उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी उच्च वर्ग में शामिल हो जाते हैं, और अगर उनकी शिक्षा अच्छी हो तो वो उच्च वर्ग में पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा का गुणात्मक प्रभाव किस तरह से। देखिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा न केवल आर्थिक स्थिति को सुधारती है बल्कि जो व्यक्ति होती है उनकी सोच को भी बदल देती है। तो अगर हमारी शिक्षा अच्छी है, उच्च गुणवत्ता वाली है, तो हमारी सिर्फ आर्थिक स्थिति ही नहीं बदलती, हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो सोचने की थिंकिंग है और जो हमारी सामाजिक स्थिति है वो भी बदल जाती है, और हमारे जो संबंध होते हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा की उपलब्धता और असमानताएं, यानी देखिए जो शिक्षा की असमानता है वो समाज के वर्ग में विभाजित देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो समाज होता है उसमें उच्च वर्ग के लोग तो आसानी से सारी शिक्षा हासिल कर लेते हैं, लेकिन निम्न वर्ग के लोग जो होते हैं वो उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं और उन्हें पूरी ही जो शिक्षा होती है वह नहीं प्राप्त हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरकारी नीतियों का प्रभाव, यानी जो सरकारी नीतियां होती हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए अगर जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें जो नीतियां चलाई जाती हैं वो इतनी अच्छी नहीं चलाई जा पाती, और जो निजी स्कूल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छे से गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाती है। तो इसकी वजह से जो उच्च वर्ग वाले लोग होते हैं वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं, और जबकि जो निम्न वर्ग वाले बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इस वजह से जो शिक्षा होती है उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो निजी स्कूलों में जाते हैं उन बच्चों की शिक्षा अधिक अच्छी रह पाती है सरकारी स्कूलों के तहत। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूं, तो उनके जो मेरे पास ट्यूशन आते हैं वो कुछ बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के आते हैं, कुछ बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल के आते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं वो फर्स्ट वाले ही जो इंग्लिश है हिंदी है वो रीड कर लेते हैं, बट
जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो 5th क्लास का स्टूडेंट भी जो इंग्लिश है, जो हिंदी है, उसकी रीडिंग सही से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। तो हम ऐसे डिफरेंसेस देख सकते हैं, ठीक है। आपने भी अपने आसपास में ये सारे ही डिफरेंसेस देखे होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष, कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था और शिक्षा के बीच एक जटिल और गहरा संबंध है। शिक्षा समाज में वर्ग विभाजन को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है, लेकिन इसके लिए शिक्षा के अवसरों को सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है। जब तक समाज में सभी वर्गों के लोग समान गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वर्ग विभाजन और असमानता की समस्या बनी रहेगी। शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाकर ही हम समाज में वास्तविक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर हम सभी लोगों को शिक्षा दे पाए तो हम सामाजिक समानता और न्याय जैसी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित संवैधानिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। छात्रों में इन मूल्यों को कैसे विकसित किया जा सकता है। यानी हमारे संविधान में जितने भी संवैधानिक मूल्य लिखे गए हैं, हमें उनके बारे में बताना है और छात्रों में इन मूल्यों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी इन्हें हम किस तरह से छात्रों के सामने जागरूक कर सकते हैं, उस बारे में बताना है। तो इसकी जो प्रस्तावना है उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इंट्रो में आप इस तरह से लिख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश की सर्वोच्च भावना और दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। यह संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है, जो समाज के सभी नागरिकों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब हम उन सभी जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है सभी नागरिकों को समान अवसर मिलने, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, लिंग के हों या फिर किसी भी क्षेत्र के हों, उनके साथ कोई भी भेदभाव ना करना ही सामाजिक न्याय होता है। नेक्स्ट होता है हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज में सभी वर्गों को आर्थिक संसाधनों का वितरण किया जाए, यानी उन्हें सभी को आर्थिक रूप से जो असमानता है उनको कम किया जाए और सभी को समान रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, जैसे कि उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक पद पर चयन होने का अधिकार होना चाहिए, विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म का उपासना की स्वतंत्रता है, यानी सभी व्यक्तियों को अपने विचारों की, अभिव्यक्ति की और विश्वास की और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है, और सभी व्यक्ति जो हैं अपनी मर्जी से अपने धर्म और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट है हमारा समानता। कानून के तहत सभी लोगों को समान रखा गया है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो या कोई भी हो। संविधान सभी नागरिकों को समान रखता है और समान अधिकार देने का वादा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाईचारा। भाईचारे को देख लेते हैं। भाईचारे के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, भाईचारे का अर्थ होता है कि नागरिकों के बीच समानता और सद्भावना को बढ़ावा देना और जो एकता है और जो अखंडता है उसको बनाए रखना ही भाईचारा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा धर्मनिरपेक्षता, यानी राज्य द्वारा या फिर राज्य द्वारा या फिर हमारी सरकार द्वारा किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा दिया जाएगा, ना ही उसका विरोध किया जाएगा। यही हमारा धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, यानी जो सरकार होगी वो जवाबदेही होगी और जनता के द्वारा होगी और जनता पर ही शासन करेगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छात्रों में संवैधानिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है, यानी छात्र जो होते हैं उनमें संवैधानिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है। तो पहला आप लिख सकते हैं शैक्षणिक पाठ्यक्रम के माध्यम से, यानी जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस की बुक्स होती हैं, जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है, इस तरह से उनकी जो रुचि है और उनके जो अधिकार हैं उनसे हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारे जो संविधान है उनमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। इसीलिए आपको भी पढ़ाया जा रहा है ताकि आप भी उन सारी चीज़ों से वंचित ना रहें। नेक्स्ट है हमारा नैतिक शिक्षा और नागरिक सशक्त। यानी नैतिक शिक्षा और नागरिक सशक्त की कक्षाओं के छात्रों को संवैधानिक मूल्यों के बारे में पढ़ाया जा सकता है। इन कक्षाओं में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे जैसे मूल्यों को विस्तार से बताया जा सकता है, उनके ऊपर चर्चा की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यवहारिक गतिविधियां। यानी विद्यार्थियों को उनके जो व्यवहारिक गतिविधियां होती हैं उनमें वाद विवाद करके, प्रतियोगिता करके, समूह में चर्चा करके, नाटकों के माध्यम से, इन सभी माध्यम से छात्रों को ये सारी चीजें बताई जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समाज सेवा, यानी छात्रों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया जा सकता है ताकि वो कमजोर वर्ग की सहायता करें और उनमें सामाजिक न्याय और भाईचारे की भावना पैदा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी। अब किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी हो सकती है, चलिए देखते हैं। छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों के स्तर पर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती हैं उनमें भागीदारी लेने की सुविधा दी जानी चाहिए, जैसे कि चुनावों में भागीदारी लेकर वो प्रेरित हो सकते हैं, लोकतंत्र की जो कार्य प्रणाली होती है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप हम लिख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन, यानी जो हमारे धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण हैं उनको हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए, छात्रों के सामने वो चीज़ें रखनी चाहिए ताकि जो छात्र हैं वो समझ सकें और अपनी भी थोड़ी से हमें एग्जाम्पल देनी चाहिए अपनी लाइफ के, ताकि जो छात्र हैं उनको अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन, यानी जो छात्रों के स्वतंत्र विचार होते हैं उनको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उनकी रायों को सुनना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके जो विचार हैं, उनके जो स्वतंत्र विचार हैं उनको ना सुने, हमें उनको सुनकर उनके विचारों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप हम इसमें लिख सकते हैं मूल्यों के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, यानी जो भी छात्र हैं, यानी जो भी छात्र बता रहे हैं या हम उन्हें बता रहे हैं, यानी टीचर्स बता रहे हैं, तो उनके साथ में उन्हें कुछ एग्जाम्पल देने चाहिए ताकि वो उन्हें अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देकर आई थी तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी एक रील, जिसमें मैंने अपनी वोट के बारे में बताया था कि हाँ, मैंने वोट दी थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम दी थी, तो वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। तो अब आपका भी मन करेगा कि हाँ, उस चीज़ को एक बार एक्सपीरियंस की जाए कि किस तरह से हम वोट देंगे, किस तरह से हम अपने देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं वोट देकर। तो हमें वोट देनी चाहिए। तो अपने जो एग्जाम्पल हैं या फिर अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने चाहिए ताकि वो उस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टेड हों और उस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका निष्कर्ष कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित संवैधानिक मूल्य भारतीय समाज में आधारभूत स्तंभ है। इन मूल्यों के बिना समाज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारों का निर्माण संभव नहीं है। छात्रों में इन मूल्यों को विकसित करना समाज की स्थिरता और प्रगति के लिए आवश्यक है। कक्षा के माध्यम से इन मूल्यों को छात्रों के जीवन का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है, जिससे एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी अब हमें जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बताना है। तो पहले हम देखेंगे परिचय। क्या आप परिचय किस तरह से लिख सकते हैं? इसके परिचय में आप लिख सकते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने की गारंटी देते हैं। मौलिक अधिकार न केवल व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करते हैं बल्कि उन्हें स्वतंत्रता से जीने, सोचने और बोलने का भी अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान में इन्हें अनुच्छेद 12 से 35 के तहत वर्गीकृत किया गया है, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वही हमें बोलने, स्वतंत्रता से जीने, स्वतंत्रता से बोलने, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार देते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको स्वतंत्रता पूर्ण पढ़ा रही हूँ और आप भी स्वतंत्र हैं मेरी वीडियो पे कोई भी कमेंट करने के लिए। बस कोई उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं ये बात तो है, पर कहीं ना कहीं वो जो कमेंट्स होते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं कि हाँ, हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। किसी के लिए तो सही, पर कुछ तो अच्छा है। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ भी लिख देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी डाउन चली जाती है। पर ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए। बस ये है कि वो हमारे देश के या फिर किसी भी व्यक्ति को हानि ना पहुंचा रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन किस तरह से किया गया है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन जो है 6 प्रमुख वर्गों में वर्णन किया गया है। पहला जो वर्ग है वो है हमारा समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है? अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार। 15 में रखा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
16 में रखा गया है सार्वजनिक रोजगार के अवसरों की समानता का अधिकार। 17 में है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन, यानी अब छुआछूत नहीं होगी, ये 17 के तहत है। 18 में रखा गया है उपाधियों का उन्मूलन, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा सिवाय शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां, यानी देखिए कोई भी व्यक्ति जो है वो उपाधियां नहीं ले सकता, सिर्फ जो हमारी शैक्षणिक यानी जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनकी उपाधि और जो सैन्य उपाधि होती है, यानी जैसे कि जनरल हो गए, कमांडर हो गए, ये जो हमारी सैन्य उपाधि होती हैं इनको छोड़ के कोई भी अपने नाम के आगे रानी की उपाधि नहीं लगा सकता या फिर किंग की उपाधि नहीं लगा सकता, ऐसी उपाधियों का निषेध है, ऐसी उपाधियां मना की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। इसमें पहला 19 में रखा गया है भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, आंदोलन का निवास की स्वतंत्रता। 20 में रखा गया है आपराधिक अपराधों के लिए संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को दोहरी सजा नहीं दी जा सकती, यानी अगर कोई व्यक्ति है एक बार वो उस चीज की सजा काट चुका है तो उसे दोबारा उसी चीज के लिए सजा नहीं दी जा सकती, और किसी भी अपराध के लिए पिछली अवधि की अधिक सजा नहीं दी जा सकती, और कोई भी अपराध क्यों ना हो, पहले ही वो 60 साल की सजा काट चुका है, अब उसे दोबारा आप 60 साल की या 70 साल की सजा नहीं दे सकते। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बिना कानून के किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। फिर है हमारा अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध के अधिकार, किसी भी गिरफ्तारी व्यक्ति को जल्द से जल्द न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अपने पसंद का वकील चुनने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत रखा गया है। 23 में रखा गया है मानव तस्करी और जनवरन मजदूरी का निषेध, किसी भी प्रकार की मानव तस्करी, बेगारी और अन्य प्रकार की बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 25 से 28 में रखा गया है। अनुच्छेद 25 में है धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में रखा गया है धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता। 27 में रखा गया है राज्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी व्यक्तियों को करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 28 में रखा गया है राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। नेक्स्ट जो अधिकार है हमारा अधिकार 5 जो है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 29 में रखा गया है। अब हम 29 और 30 अनुच्छेद को देख लेते हैं। 29 में रखा गया है किसी भी वर्ग के जो नागरिक हैं उन्हें सांस्कृतिक भाषा या लिपि की रक्षा करने का अधिकार है, और 30 में रखा गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। अनुच्छेद 32 में जो है ये हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में संवैधानिक उपचारों के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है, और इसे मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का महत्व, यानी मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है। तो पहला आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो हमें सोचने की, बोलने की और कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता देते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं न्याय और सामान्यता, क्योंकि अगर हम समाज में न्याय और सामान्यता चाहते हैं तो हमें ये अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और आर्थिक संरक्षण, यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो नागरिक होते हैं उन्हें सामाजिक और आर्थिक संरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संविधान की रक्षा, यानी मौलिक अधिकार जो होते हैं वो हमारे संविधान की रक्षा करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे छात्रों में मौलिक अधिकार जो होते हैं उनके प्रति जागरूक कैसे किया जा सकता है। तो पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा के माध्यम से जागरूकता, यानी स्कूल और कॉलेजेस में संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाया जा सकता है, उनकी पुस्तकों में ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं, जिसकी वजह से जो छात्र हैं वो जागरूक हो पाएंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विभिन्न गतिविधियां या योजनाएं, यानी वाद विवाद करके, निबंध
प्रतियोगिता करके या कार्यशालाओं के माध्यम से छात्रों को मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं छात्रों को उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कानूनी सहायता प्राप्त करने की जानकारी प्रदान की जा सकती है। यानी अगर कोई भी उनके जो अधिकार हैं उनका हनन करता है तो वो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताकर हम उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में उन्हें बता सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नागरिक सशक्त के अध्ययन के माध्यम से छात्रों में मौलिक अधिकारों की जानकारी और उसका पालन करने की समझ विकसित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं उदाहरण प्रस्तुत करके। यानी जो छात्र होते हैं या अभिभावक होते हैं वो उनके अपने मौलिक अधिकारों का उदाहरण दे सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं या छात्र हैं वो भी उनसे अवगत हो सकें और उन्हें समझ सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अधिकार नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने की गारंटी देते हैं। छात्रों में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करना उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिकार न केवल उनके जीवन की रक्षा करते हैं बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार, संवेदनशील नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षा, जागरूकता और व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से मौलिक अधिकारों का सम्मान और पालन सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी अगर हम बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में बताएंगे तो बच्चे जो हैं वो अपने ज्ञान के बारे में, अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में, सम्मान के बारे में और जो हमारी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में सारी चीज़ें समझ पाएंगे और अपने आप को एक सुनिश्चित रूप में देख पाएंगे कि हाँ, हमें कुछ तो पता है अपने संविधान के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड अगर आपने जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आप इसको फ्री देख सकते हैं और आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।